अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों का लेक्चर 2 है और ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का हम लोग आज वॉक थ्रू लेंगे। ठीक है जी। मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर का हम लोग चैप्टर के स्टार्ट के अंदर एक वॉक थ्रू लिया करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह 60 से 70% अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है। ठीक है बच्चों, कोई एक बुक मुझे दे दें मैं, ताकि उसके मुताबिक चलता चले जाए। बल्कि बुक ना दें, आप मुझे एक एक करके ना टॉपिक बताते चले जाएं, उसके ऊपर जो हेडिंग्स दी हुई है ना वो बताते चले जाएं। ये जो फ्रंट वाला पेज है इससे आगे जाएं। हाँ जी, चलो जी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेचर ऑफ बिजनेस को हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स एंड अपना टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी तो ये है कि भाई बिजनेस होता क्या है। बिजनेस किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है बच्चों जो कि कमर्शियल गेन के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? हाँ, और इसके अंदर आम तौर पे हमारा मेन मकसद होता है ओनर की वेल्थ को इंक्रीज करना। क्या करना? हाँ, तो ये आपका बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस है। यार यहां तक ये आएगा, बोर्ड पूरा आएगा? हाँ चलें जी बच्चों, आप लोगों को नजर आएगा यहां पे लिखा हुआ। यहां पे सबसे पहले तो हम लोगों को नेचर ऑफ बिजनेस समझना है। आप लोग इसको देखते रहे पहले, उसके बाद चाहे इसकी पिक्चर ले लेना, कोई इशू नहीं। अब नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो है एनी एक्टिविटी फॉर कमर्शियल गेन। पर्पस टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ। ये आपका मेन पर्पस है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझना जरूरी है। ओनर की वेल्थ को आप किस तरह से मैक्सिमाइज करोगे? ओनर कौन शख्स है? जिसने बिजनेस में पैसा डाला है। क्या किए? हाँ, मैं दो वर्ड्स बोलूंगा, एक है ओनर और एक है एंटरप्रेन्योर। क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसा शख्स जो किसी काम को स्टार्ट करता है। क्या करता है? आम तौर पे एंटरप्रेन्योर्स आर ओनर्स। ठीक है, वो ओनर्स ही होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई वेंचर, कोई ना कोई बिजनेस को स्टार्ट किया होता है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। आपके एक दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस उसका बहुत अच्छा चल गया, आपने सोचा कि मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। अब आप भी उस बिजनेस के ओनर हो, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। एंटरप्रेन्योर वो था, उसने बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस चला रहा है, आपने सिर्फ उसमें जाके इन्वेस्ट किया। आप इन्वेस्टर हो। क्या हो? एंटरप्रेन्योर नहीं हो। यू डिड नॉट टेक द रिस्क, या कम से कम उतना रिस्क नहीं लिया जितना उसने लिया है। उसने ज्यादा रिस्क लिया है और उसने अपने आइडिया के ऊपर एक्ट किया है। ठीक है जी, आइडिया उसका था। आपके पैसे चल रहे हैं, ठीक है, आपने पैसे की हद तक रिस्क लिया, लेकिन आपने पहले उसको रिस्क लेने दिया। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये आमतौर पे बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन सारे के सारे ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक लीडरशिप का मटेरियल होता है विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बिजनेस माइंडसेट। इसलिए आप देखोगे कि 24 करोड़ अवाम के हमारे मुल्क के अंदर चूंकि नौकरी का माइंडसेट ज़्यादा है, इसलिए बिजनेसेस ना होने के बराबर है। बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास बिजनेसेस ज़्यादा हैं। हमारी पढ़ाइयाँ भी इस तरह की हैं कि हम आपको एक अच्छा नौकर बनने के लिए ट्रेन करते हैं। ठीक है ना, बिजनेस लीडर्स नहीं, हम आपको अच्छे नौकर बनाते हैं। आप लोग वो वाले स्किल सीख लो जिससे आप बिजनेसेस में जाके काम करो। समझ रहे हो? इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अकाउंटेंट आप किसी के बिजनेस में लगोगे, किसी के बिजनेस में। लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी का बिजनेस करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू बिल्ड एन एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट, वरना आप वो चीज नहीं कर सकते, वरना नौकरी विल बी द थिंग फॉर यू। अब मसला यह है कि अगर बिजनेसेस हो ही ना तो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं होती। बहरहाल, बिजनेस बच्चों एक कमर्शियल एक्टिविटी को कहते हैं। कमर्शियल गेन के लिए है, ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए है। अगर सेम तरह की एक्टिविटी विदाउट द इंटेंशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनर्स वेल्थ
की जाए तो वो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी होती है। क्या होती है? नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। नॉन प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये जो है ना, ये सारे के सारे बिजनेसेस होते हैं। क्या होते हैं? बिजनेसेस होते हैं। लिहाजा जब भी वर्ड बिजनेस आएगा तो आप उसमें से सारे नॉन प्रॉफिट निकाल दो। नॉन प्रॉफिट का ताल्लुक है ही नहीं बिजनेस के साथ। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, ये नहीं आप कह सकते। आप कह सकते ये मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इदारा। क्या मतलब होता है? इदारा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, नॉन बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो हर वो इदारा, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, ओनर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? ये बिजनेस है। समझ गए? अब बिजनेस किस तरह से होता है? ओनर के पैसे को इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करते हैं? उसके अंदर हम लोग कोई प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, कोई सर्विसेज भी बेच सकते हैं, कहीं पे उसको इन्वेस्ट करके उसके ऊपर मजीद पैसा भी कमा सकते हैं। बहरहाल कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो इनकम है, क्या है, वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए। ये हमारा मेन गोल होता है। तो बेसिकली अगर हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो हमें अपनी कमाई अपने खर्चों से ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप 5 करोड़ रुपए कमा रहे हो हर महीने तो कहने को आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपके 6 करोड़ रुपए के खर्चे हैं हर महीने तो आप लॉस में जा रहे हो। क्या जा रहे हो? उससे कहीं बेहतर यह था कि आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमा लेते, खर्चे अपने 20-30 लाख के रख लेते। वो ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन है। ये कामयाब नहीं है, क्योंकि भाईजान कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन गवाह उससे भी ज्यादा रहे हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इनकम और एक्सपेंसेस का। इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से तो लॉस आएगा। सिंपल तरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोगों को इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है। किसके साथ है? हाँ, नॉन प्रॉफिट के अंदर ऐसा नहीं होता। नॉन प्रॉफिट के अंदर तो आप प्रॉफिट की नीयत से आए ही नहीं हो, वहां पे आप प्रॉफिट की नीयत से नहीं आए, तो फिर किस नीयत से आए हो? मैंने आपको कहा था कि 2 चीजें इन दोनों में सेम होती हैं। वो होती है एक्टिविटी। क्या होती है? एक्टिविटी इन दोनों के अंदर सेम होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने हॉस्पिटल खोला और उसने हॉस्पिटल खोला इस नीयत से कि मैं यहां पे लोगों का इलाज करूंगा और इलाज करके मैं पैसे कमाऊंगा। क्या करूंगा? अब गौर से सुनते जाना मेंटेलिटी। आपके पास भी 1 करोड़ रुपए है और उस शख्स के पास भी 1 करोड़ रुपए है। उसने इस नीयत से खोला है हॉस्पिटल कि मैं यहां पर इलाज करके पैसे कमाऊंगा। तो जिस वक्त वो डॉक्टर्स रखेगा, उनकी भी तनख्वाहें देगा, मशीनरी खरीदेगा, इक्विपमेंट खरीदेगा, बिल्डिंग का किराया देगा, सारा कुछ करेगा। अब वहाँ पर वो हफ्ते के अंदर, फ़र्ज़ करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हफ्ते में वो 5 ऑपरेशंस करता है। कितने करता है? या करवाता है अपने डॉक्टर से, और उसके ख़र्चा आता है हर ऑपरेशन के ऊपर 5 लाख रुपए। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कुल मिला के सारे खर्चे। और वो अपने पेशेंट से चार्ज करता है 10 लाख रुपए। कितने? हाँ, 10 लाख रुपए वो चार्ज करता है। वो कितना कमा रहा है? 5 लाख कमा रहा है ना पर ऑपरेशन। तो 5 ऑपरेशन कर रहा है तो 25 लाख कमा रहा है। ऐसा ही है बेसिकली। 10 लाख का वो एक ऑपरेशन करता है, 50 लाख कमाता है, लेकिन हर ऑपरेशन पे 5 लाख का उसको एक्सपेंस आता है। लिहाजा टोटल एक्सपेंसेस 25 लाख है। 50 में से 25 माइनस हुआ, 25 ही बचा, और 1 महीने के अंदर वो 1 करोड़ कमा गया। ऐसा ही है, 4 वीक्स। ठीक कह रहा हूं? हाँ, अब गौर से सुनते जाओ। आपके पास भी 1 करोड़ रुपए था और आपने भी सेम एक्टिविटी करनी थी, लेकिन आपकी नीयत ये थी, आपकी भी यही नीयत थी कि मैं यही सेम एक्टिविटीज करूंगा, ऑपरेशंस करूंगा, लोगों के हार्ट के, ओपन हार्ट सर्जरीज, ये सारा कुछ मैं करूंगा। लेकिन आपकी नीयत ये थी कि किसी तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता इलाज दे दूं। ये आपकी नीयत है। अब अगर आप बिल्कुल मुफ्त इलाज दो, क्या दो? कोई 1 रुपया भी ना लो किसी से,
तो 1 करोड़ रुपए के अंदर आप कितने ऑपरेशंस कर सकते हो? 20। कितने कर सकते हो? उनके 5 लाख का खर्चा होता है पर ऑपरेशन, ऐसा ही है। 20 ऑपरेशन करने के बाद आपके पास कोई रुपए नहीं होगा। अब आपको मजीद पैसों की जरूरत है। क्या है? हाँ, अब वो मजीद पैसे आप अपनी भी तरफ से डाल सकते हो, आप अपने डोनर से भी ले सकते हो। किससे ले सकते हो? हाँ, जो आपको बेसिकली कोई चैरिटी देते हैं, कोई डोनेशंस देते हैं, उनसे भी ले सकते हो। उनको पता है कि आप कमाने की नीयत से नहीं कर रहे, उनको पता है आप लगाने की नीयत से कर रहे हो, आप उस एक्टिविटी की नीयत से कर रहे हो। आपका एम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, आपका एम ज्यादा से ज्यादा उस एक्टिविटी को करना है। अब समझ रहे फर्क? वो कहता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, चाहे एक ही ऑपरेशन से 1 करोड़ कमा लूं, चाहे 100 ऑपरेशन से 1 करोड़ कमा लूं, मैंने कमाना ज्यादा है। आप कहते हो नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी कर रहा हूं। लिहाजा आपके केस में इनकम से ज्यादा बजटिंग इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? उनकी इनकम तो आनी ही नहीं, आपने थोड़ा लोगों से पैसे लेने हैं। और अगर आप लोगों से भी पैसे ले रहे हो तो आप पता है क्यों ले रहे होगे? कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, जिस तरह शौकत खानम है या कोई भी है, कई लोगों से बड़ा बड़ा वो पैसा ले लेते हैं ऑपरेशंस का, हर चीज़ों से, लेकिन जहाँ पे वो बंदा कह देता है कि मैं नीडी हूँ, वहाँ पे नहीं लेते। वो पूरे उस प्रोसीजर से चलता है। जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया होता है ना, फिर वो वहाँ पे लगता है। समझ रहे हो? उन्होंने अपनी जेब में डालने के लिए नहीं लिया। अगर अपनी जेब में डालने के लिए लिया होता तो फिर उस पैसे से शेयर होल्डर्स, जो उसके ट्रस्टीज थे जो शौकत खानम के, उनकी जेबें भरनी थी, उनकी जेबें भरनी थी। तो इसका बड़ा शदीद किस्म का ऑडिट होता है कि देखा जाए कि उनकी तो नहीं जेबें भर रही। इन्होंने तो ये क्लेम किया हुआ है दुनिया को कि हम ट्रस्ट हैं, हम डोनेशंस भी लेते हैं लोगों से, लेकिन ये चार्ज भी कर रहे हैं लोगों से। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे बड़ा ठीक ठाक चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी जेब में नहीं डालते, वो दूसरों पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पे लगा रहे हैं। शर्त क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो सके। ये नहीं है हमारा गोल, दिस इज नॉट आवर गोल। तो नियत विल चेंज एवरीथिंग, इट विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है जी। अभी हम लोग आगे जाके चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉफिट वर्सेस नॉन प्रॉफिट। यहां तक समझ आ गए? हाँ, चलें जी। अब इससे अगली चीज क्या लिखा हुआ है बच्चे? टॉपिक हाँ, ये जो टेबल है ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी टेबल, कोई भी बुलेट पॉइंट्स, कोई भी बोल्ड हुई हुई चीज हम लोगों ने नहीं छोड़नी। यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। नेचर ऑफ बिजनेस के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस आर सम टर्मिनोलॉजीज। कुछ तो टर्मिनोलॉजीज यहां पे मैंने डिस्कस कर दी हैं। ये एक्टिविटी है, ठीक है जी, फिर ये प्रॉफिट वर्सेस नॉन प्रॉफिट है, मैं ये कर देता हूं, बल्कि इसको ब्लू से कर देता हूं। ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये सारी हैं, ये टर्म्स हैं। यहां पे कुछ सबसे पहली क्या है यार? नहीं नहीं, टेबल में मिशन, ये जो आपने इस तरफ है ना वो बतानी है, ये लेफ्ट वाला नहीं राइट वाला बताना है। विजन, विजन, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है जी? फिर हाँ जी, फिर टैक्टिकल, और ये हमारी टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला जो हमारा टर्म है ना वो है विजन। क्या है? याद रखना, अब ये हम सारा कुछ बिजनेस के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं। किसके मुताबिक? बच्चों, इस सारे के अंदर आपका जो असल एम है ना वो ये है, बिजनेस है। असल एम ये है, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों का आपका असल एम है। अब बिजनेस से मुतालिक हम लोग सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का, खास तौर पे हर बिजनेस का,
हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नॉन प्रॉफिट भी आ जाती है ना, हाँ उनका भी होता है, लेकिन खास तौर पे हर बिजनेस का एक विजन होता है। क्या होता है विजन? क्या है विजन? बेसिकली हम कहते हैं कि हम अपने आप को, विजन का मतलब निगाह होता है। क्या होता है? ये तो इसकी ट्रांसलेशन है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल थिंग। विजन का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अपने आप को 5 या 6 साल के बाद कहाँ देख रहे हो, व्हाट वुड यू से? आप क्या कहोगे बेटे? अपने आप को एज ए चार्ट अकाउंटेंट देख रहे हो, ये आपका विजन है। क्या है? विजन है। तो इस वक्त आपका मिशन क्या है? हर वो हरकत करना जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे। समझ रहे हो? तो टेक्निकली विजन फ्यूचर को देख रहा है और मिशन प्रेजेंट को देख रहा है। किसको देख रहा है? विजन आपकी मंजिल है, मिशन आपका रास्ता है। अगर आपने कराची पहुंचना है और आप इस्लामाबाद की ट्रेन में बैठ गए हो, क़यामत तक चलते रहोगे, कराची नहीं पहुंचोगे। बिजनेस क्लास भी ले लो, फर्स्ट क्लास भी ले लो, नहीं पहुंचोगे, रास्ता ही गलत चुना है। जन्नत अपनी मंजिल बना ली, जहन्नम के पूरे पूरे अमाल कर लिए। यह आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है कि हम लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सारों की हिफाजत फरमाए। ठीक है ना? टिकट आपने ले लिया अमेरिका की और जाना था आपने यूएई। आपको जी मैंने तो लंबी टिकट ली है, नहीं महंगी टिकट ली है, नहीं भाई आप यूएई नहीं पहुंचते, जो कि वो ज्यादा करीब है। रास्ता ही अलग है यार, वहां पे पहुंचोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी विजन है उसी के मुताबिक आपने अपना मिशन तय करना है। विजन इज योर फ्यूचर आउटलुक। क्या आप अपने आप को कहां देख रहे हो, वो आपकी मंजिल है। मिशन आपका जीने का मकसद है। क्या है? विजन अगर आपने अपनी जन्नत बनाई है तो आपके जीने का मकसद अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह को खुश करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। तो मकसद शुड बी इन लाइन विद योर मंजिल। अब समझ रहे हो? मकसद आपके प्रेजेंट को देखता है, इस वक्त को देखेगा, और यहां पे किए हुए अमाल, प्रेजेंट में किए हुए अमाल आपके फ्यूचर को डिटरमिन करेंगे। आज आप कहते हो हाँ यार 6 साल के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ये नहीं होगा कि 5 साल और 64 दिन आप सुकून से चिल करो, नेटफ्लिक्स देखो रोजाना जाके, ठीक है ना, क्रिकेट खेलो जाके, सो 18 घंटे दिन के अंदर, ठीक है ना, डाइन आउट्स करो, सारा कुछ करो, और आखिरी दिन आप एकदम से कुछ पता नहीं कौन सा मौजा होगा और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। ऐसा नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप का सफर है, स्टेप बाय स्टेप का सफर है। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप का सफर है ना, स्टेप बाय स्टेप का सफर, ये बच्चों आप लोगों के गोल्स हैं। क्या है? हाँ, ये आपके गोल्स हैं। एकदम से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाओगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। वो आपका अल्टीमेट गोल है। क्या है? अल्टीमेट गोल आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन उससे पहले कई तरह के आपको गोल्स करने पड़ेंगे, कई तरह के आपको माइलस्टोन्स तय करने पड़ेंगे, जिसको हम उर्दू में संगे मील कहते हैं। ऐसा ही है ना, कराची आप एकदम से तो नहीं बढ़े, ये मैंने कदम रखा बाहर घर से और गया मैं कराची, ऐसा तो नहीं है यार। आप कोई एपरेट डिसएपरेट तो नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये नहीं है कि यहाँ से ये गए गायब, ये तो भाई अहमद भाई कर सकते हैं, कैमरा बंद हुआ और जो साहब कपड़े भी चेंज करके आ गए, कैमरा स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि रियल लाइफ के अंदर यू विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। आपको अपने गोल्स तय करने, अल्टीमेट गोल तो आपको पता है, वो आपका विजन है। क्या है? उसको देखते हुए आप अपने बाकी के भी गोल्स सेट करोगे। गोल्स को जिस वक्त हम लोग तय करते हैं ना, तो उसके अंदर साथ साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं। ये गोल्स में और ऑब्जेक्टिव्स में मेन क्या फर्क है? मिलते जुलते वर्ड्स हैं। अब मैं आपको यहीं पे कैमरे पे, मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके लिए भी ये चीज़ खास तौर पे, और फिजिकल स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पे ये चीज़ समझा रहा हूँ। याद रखिएगा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश ज़ुबान के अंदर तकरीबन आपको सेम लगेगी चीज़, लेकिन I2B के अंदर आके आप ये सीखोगे कि हम लोग अपनी इस एंटायर पढ़ाई में एक ही तरह के लफ्ज़ को 4-5 तरीकों से देखेंगे। एक ही वर्ड को 4-5 तरीकों से देखेंगे। पहला उसका हम मतलब देखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में उसका मतलब क्या है। दूसरा हम मतलब उसका देखेंगे कि लॉ में उसका मतलब क्या है। तीसरा हम मतलब देखेंगे कि अकाउंटिंग में उसका मतलब क्या है। चौथा हम देखेंगे कि बिजनेस में उसका मतलब क्या है, ठीक है। और कभी कभार इकोनॉमिक्स के अंदर भी उसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन आमतौर पे 4 तरह के मतलब आपको देखने पड़ेंगे हर एक वर्ड के। कुछ वर्ड्स के होंगे, कुछ के नहीं होंगे, कुछ के सेम होंगे सारों में, लेकिन सेम वर्ड कैन चेंज इट्स मीनिंग इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट।
अगर आप इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना इनको, तो इसमें एक फर्क है। गोल्स हम कहते हैं जनरल प्लान्स को, किसको कहते हैं? जनरल ओवरऑल प्लान्स को, जनरल, जिसको हम आम तौर पे नरेटिव तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये नरेटिव का मतलब क्या है? नरेटिव का मतलब, पहले तो इसको जरा मैं लिख दूं ना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फ्यूचर आउटलुक, मंजिल, ठीक है जी। हाँ, ये मिशन है, सॉरी ये आपका मिशन है। मिशन मैंने आपको क्या कहा था? मिशन इज योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, या इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फोकस, और ये है हमारा बेसिकली रास्ता। चलो जी, अब हम लोग आएंगे अपनी तीसरी चीज पे, जो कि है आपके गोल्स। गोल्स मैंने आपको कहा था कि हमने अपने विजन ही को देख के तय करने हैं, या आपके माइलस्टोन्स हैं। क्या है? माइलस्टोन्स हैं, और आमतौर पे हम लोग इसको ओवरऑल एम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरऑल एम्स। और ये आमतौर पे नैरेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नैरेटिव या नैरेटिव का मतलब बेसिकली, नैरेटिव समथिंग दैट यू कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्या चीज? समथिंग दैट यू कैन, हाँ, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताने लगा हूँ, इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें गौर से। मैं आपको मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि यार मैं फिट होना चाहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं? मेरा गोल ये है कि मैं फिट होना चाहता हूँ। ये बहुत वेग है, बहुत जनरल है। फिट होने का मतलब क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। कितना फिट होना चाहता हूँ ये मैंने आपको नहीं बताया। कब तक फिट होना चाहता हूँ ये मैंने आपको नहीं बताया। ये सारी डिटेल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ब्रेकडाउन्स ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। किस में आते हैं? इन्हीं गोल्स को, जो नैरेटिव फॉर्म में, लफ्जी फॉर्म के अंदर होते हैं, ओवरऑल जनरल सी, वेग सी फॉर्म में होते हैं, इनको हम स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीएबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। इसको हम कहते हैं स्मार्ट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक, मैं कहता हूं जी मैं फिट होना चाहता हूं, करो ब्रेक। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली स्मार्ट के निमोनिक के साथ लेके चलते हैं। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी मैं फिट होना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। लेकिन फिटनेस में आप चाहते क्या हो? फिट होने का आपके नज़दीक क्या मतलब है? मेरे नज़दीक मतलब है जी कि मेरा वजन कम हो जाए, ठीक है, ये मेरा मतलब है। मेरा मकसद ये है कि मेरा स्टेमिना जो है, मूवमेंट का, एक्टिविटीज़ करने का स्टेमिना बढ़ जाए, ठीक। ये मेरा एक बेसिकली स्पेसिफिक चीज़ है। मैं अपनी वेस्ट लाइन कम करना चाहता हूँ, मैं अपने बाइसेप्स बड़े करना चाहता हूँ, मैं अपनी चेस्ट बड़ी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। ये हो गया स्पेसिफिक। क्या हो गया? अब मेजरेबल होना चाहिए। भाई कितने से कम और कितने से ज़्यादा करना चाह रहे हो? मैं इस वक्त 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं 10 किलोमीटर दौड़ना चाह रहा हूँ। मेरे इस वक्त 17 इंच के बाइसेप्स हैं, मैं 20 इंच के करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी वेस्ट इस वक्त 40 है, मैं 30 करना चाह रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये है मेजरेबल। क्या है? उससे अगली चीज है अग्रीड अपॉन। क्या चीज है? मैंने अभी आप लोगों को एक लफ्ज बताया था जिसको हम चैप्टर 3 के अंदर बहुत कसरत और पूरे फसाहत के साथ जो है ना पढ़ेंगे, वो है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट चीज हो, ये होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या होती हैं? अकेला बंदा आमतौर पे काम नहीं करता। वजह क्या है? वजह है द सिनर्जी कॉन्सेप्ट। क्या है? इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। एनर्जी का पता है ना क्या होती है? तवानाई। सिनर्जी किसे कहते हैं? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको पता हो। सिनर्जी क्या चीज है? लफ्ज सुना है कभी? ये कभी जिन्होंने सर हिलाया उन्होंने कभी ये तौफीक नहीं की कि जाके देखें है क्या? देखो मेरी बात है, गौर से सुनो। मैं इस क्लास में जो बोलूंगा ना, उसको भी बिल्कुल वो द फाइनल ट्रूथ समझ के उसको मान नहीं लेना। मैं इंसान हूं, हर लफ्ज के ऊपर रिसर्च करो। देखो अल्लाह ताला ने आपको गूगल बाबा जी दिए हुए हैं, अब तो चैट जीपीटी भी दे दिया है ना,
हाँ, वो एक बड़े पीर साईं आ गए हैं। हमारे पास ये नहीं होते थे। वी हैड टू लुक एंड कंसल्ट बुक्स विच वाज समथिंग दैट एवरीबडी कुड नॉट डू एंड एट टाइम्स एवरीबडी कुड नॉट अफोर्ड। तो आप लोगों के पास तो अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सहूलत दी हुई है। यू कैन इवन डू दैट इन द क्लास, आई वोंट माइंड दैट। ठीक है, प्रोवाइडेड ये कि आपकी क्लास में कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए, तो उसको करो। देखो ये सर ने क्या बोला है, हमें समझ नहीं आई। अगर समझ नहीं आई तो भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे बोलने का। कैमरे की वजह से परेशान नहीं होना, हाथ खड़ा कर लेना है, मुझे टोकना नहीं है बीच में। मैं जब उस चीज़ को नोट कर लूँगा, अपनी बात मुकम्मल करके आपके पास आ जाऊँगा। तो जिस वक्त आपने सिनर्जी का वर्ड सुना तो कभी इसको गूगल नहीं किया, ये है क्या? ठीक है, हाँ सुना है, लेकिन है क्या? बताओ, ये बताओ ना कि है क्या? जी जी बताओ बताओ, मुझे बड़ा मजा आता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ मतलब सुनने का। वो तो होता है कोलैबोरेट या कोऑपरेट। सिनर्जी क्या होता है? ये आती इसी से ही है। जिस वक्त आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो उसके अंदर मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं। ये मिलकर काम करने का फायदा क्या होता है? इसको हम कहते हैं सिनर्जी आती है। क्या आती है? आम जुबान में समझना चाहते हो तो 1 और 1 11 होते हैं। म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, आपका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कमाना चाह रहे हो, दूसरे का भी ऑब्जेक्टिव यही है, लेकिन आप कंपेटिटर्स हो। लेकिन अगर आप मिलकर कमाना चाह रहे हो, एक ही मकसद पता है क्या है? हाँ, उस एक ही मकसद के लिए आप इकट्ठे मिलकर काम करोगे, इत्तेफाक में बरकत होगी। लेकिन इत्तेफाक में बरकत तब होगी जब आप एक जमात बनकर काम करोगे, एक टीम बनकर काम करोगे। अगर उस टीम के अंदर आप सारों ने, जिस तरह इन्होंने कहा ना, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो टीम का ऑब्जेक्टिव जो है वो सदके जाए हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ब्रायन लारा का नाम सुना है कभी? सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? ये वो 2 अदद शहजादे हैं जिनके बारे में मशहूर था कि जिस वक्त सेंचुरी बनाते थे इनकी टीम हार जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि ये टीम के ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस नहीं करते थे। ये बहुत सेल्फिश थे। ये अपने अपने जो सेंचुरी है ना उसकी तरफ फोकस करते थे। ये म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये तो अच्छे भले चीज को हरा गए। वो सारा का सारा जो आपका रन रेट होता था वो अच्छा भला लो हो जाता था। ठीक है, सेंचुरी इनकी भाई की हो जाती थी। एक ऐसा मैच मुझे अभी भी याद है, ब्रायन लारा इज द हाईएस्ट स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। वाहिद बंदा है जो 400 नॉट आउट के ऊपर गया है। आउट भी नहीं हुआ, मैच हार गया, ड्रॉ हो गया। जीत सकते थे ये मैच को अगर ये डिक्लेयर कर देते तो। और ये इतना स्ट्रांग बंदा था, इतनी इसकी इन्फ्लुएंस थी कि किसी वो कैप्टन साहब की भी जरूरत नहीं हुई डिक्लेयर करने की मैच को। और कहा यार मैं डिक्लेयर करवा दिया तो इसने आके मुझे ड्रेसिंग रूम में पीटना है। ठीक है, उसने नहीं किया। तो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव था। यहां पे सिनर्जी नहीं आएगी, यहां पे इत्तेफाक नहीं है तो बरकत भी नहीं होगी। तो जिस वक्त 1 और 1 सिनर्जी का कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस वक्त 2 एनर्जीज मिलती हैं, क्या होती हैं? 2 एनर्जीज मिलती हैं तो उसका रिजल्ट उनके इंडिविजुअल सम से ज्यादा होता है। ये सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अगर एक शख्स 10 किलो उठा सकता है, एक दूसरा शख्स भी 10 किलो उठा सकता है। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ये दोनों मिलकर उठाएंगे तो 20 उठाएंगे। बिजनेस का कॉन्सेप्ट और रियलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 20 नहीं उठाएंगे, 30-40 उठाएंगे। ये सिनर्जी है। ये मैथ्स नहीं समझ सकता, ये रियलिटी है। इसको बरकत कहते हैं, इसको सिनर्जी कहते हैं। समझ गए? तो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में ऐसे स्पेसिफिक समझ आ गया? भाई मैं फिट होना चाहता हूं, क्या कुछ करना चाह रहे हो? वेस्ट लाइन कम होनी चाहिए, बाइसेप्स ज्यादा होने चाहिए, वजन कम होना चाहिए, स्टेमिना बढ़ना चाहिए। भाई मेजरेबल होना चाहिए, कितने से क्या चीज कम और कितने से क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए। जो ए है ना, ये सिनर्जी को डील करता है। इसका मतलब होता है अग्रीड अपॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर रहे हो, जो आपकी टीम जिसने इसके लिए काम करना है, वो सारी की सारी टीम इस पे अग्रीड हो। अगर वो अग्रीड नहीं है ना तो बरकत उड़ जाएगी। आप समझ रहे हो? अकेले तो आपने काम करना नहीं, मिलके करना है सारों के साथ। तो अगर सारे के सारे उसमें पूरे दिलो जान के साथ शामिल नहीं होंगे तो आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। क्योंकि आपने काम अकेले नहीं करना बच्चों। एक बंदे ने भी दिल लगा के काम ना किया, सारों के काम के ऊपर असर पड़ेगा। लिहाजा इट शुड बी अग्रीड अपॉन। चौथी चीज, इट शुड बी रियलिस्टिक। क्या होना चाहिए? मैं कहूं कि भाई मुझे 50 किलो वजन कम करना है, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया मैं और मेजरेबल भी हो गया। मैं अपने डॉक्टर से पूछा, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा, ट्रेनर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, तेरे में इतनी चर्बी है कि कम हो सकती है। ठीक है ना, 50 किलो कर सकता है तू काम। वी एग्री ऑन दिस। कल तक करना है,
ये रियलिस्टिक है? बिल्कुल भी नहीं है। अनलेस अनटिल कोई और ही हैजर्डस किस्म के मैं कोई तरीके अपनाऊं, नहीं हो सकता। ये रियलिस्टिक नहीं है। आप आज कहते हो कि भाई मैं, जो आपने कि बिग 4 का सुना है, क्या नाम है, हाँ, आप कहते हो कि मैं अपनी फर्म खोलूंगा और 6 महीने के अंदर मैं पीडब्ल्यूसी को, जो फर्गुसन वाले हैं, उनको पीछे छोड़ दूंगा। भाई उनका इस वक्त ईयरली रेवेन्यू जो है ना, 7 बिलियन यूएस डॉलर्स है। कितना है? हाँ, सालाना वो इतना कमाते हैं। तो आप 6 महीने के अंदर कह रहे हो मैं 1.5 लाख रुपए से एक लैपटॉप खरीद के अपनी फर्म शुरू करूंगा और 6 महीने के अंदर इनकी जो सदियों से चलती आ रही है फर्म, उसको मैं पीछे छोड़ दूंगा। दिस इज नॉट रियलिस्टिक। आपने गोल बना लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, मौजज़ा हो सकता है कोई, लेकिन आम तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, वो कानून के तहत, उन्होंने एक कानून बनाया हुआ, एक तरीका बनाया हुआ, उसके तहत चलते हैं। मुख्तलिफ तरह के आपको माइलस्टोन्स अचीव करने पड़ेंगे, फिर जाके आप पीडब्ल्यूसी वाली हरकतें करोगे तो आप पीडब्ल्यूसी वाले मुकाम तक पहुंचोगे। समझ रहे हो? ये नहीं हो सकता कि दोनों हरकतें फ़र्क करें, उनके स्टार्टअप्स फ़र्क हों और वो सारे के सारे सेम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी चीज़, टाइम बाउंड। मैं सीए करूंगा, कब तक करूंगा? मैं अपना वजन कम करूंगा। सबसे ज़्यादा मज़ा अब आपकी लाइफ के अंदर ही आएगा। दोस्त प्लान बनाएगा, हाँ हम ज़रूर जाएंगे, फिर आप लोगों के 2 बच्चे हो जाएंगे, आप लोग गए नहीं होगे। हाँ, वो जो ट्रिप बनाया था नॉर्थ का जाने का, नहीं गए। मैं नमाज पढ़ा करूंगा, करते करते आप लोगों के बाल भी सफ़ेद हो गए, वो जवानी ख़त्म होगी, ठीक है ना। मैं दाढ़ी रखूंगा, बुढ़ापा आ गया, अब दाढ़ी जितनी उगती है उससे ज़्यादा गिर जाती है। तो ये बच्चों हमें समझने की ज़रूरत है, एवरीथिंग शुड बी टाइम बाउंड। क्या होना चाहिए? जो चीज़ टाइमली नहीं हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको साइड पे रख दो। वो इरादा आपका था ही नहीं, वो इरादे की कमज़ोरी है। अगर आपने उसको टाइम बाउंड नहीं किया तो इसका मतलब है दिल से आप तैयार थे ही नहीं। इसको हमारे एक बुजुर्ग थे, वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो पूछते होते, वो कहते टिड्डो तैयार है? हाँ, वो ये नहीं कहते थे, हम आके उनको कहते थे कि हम ना वो ये मसला है, ये मसला है, हम अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं लगा सकते, हम ये नहीं कर सकते। कहते बेटे सारा कुछ छोड़ो, मसले मसाइल तो हर एक के साथ होते हैं, तुम बताओ तुम्हारा इरादा कैसा है। और मैं पता है कि वो पंजाबी में पूछो है टिड्डो तैयार है, मतलब ये था कि तुम्हारे अपने इरादे कैसे हैं। कहते फिर अपने आप को टाइम बाउंड करो। टाइम बाउंड करोगे फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे आएगी। तुम फिर दिल और जान से कोशिश करो कि आई हैव टू डू दिस। मैंने अगर 5 साल का टारगेट रखा है, 6 साल का टारगेट रखा है, आई हैव टू डू दिस, और फिर उसको ब्रेक डाउन करो। 6 साल तक अगर मैंने कल तक कराची पहुंचना है तो मैंने आज किस वक्त निकलना है, कब तक वहां पे पहुंचना है, कब तक यहां पे पहुंचना है, कब तक मैं मुल्तान पहुंचूं, कब तक मैं रोडी स्टेशन तक पहुंचूं, कब तक मैं हैदराबाद पहुंचूं, कब तक मैं कराची पहुंचूं। आपने तय करनी है ये चीजें। तो टाइम बाउंड करना जरूरी है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या कुछ है? स्पेसिफिक, measurable, agreed upon, realistic and time bound। ठीक है बेटे? हाँ जी। इससे अगले वाले वर्ड जो हम लोगों ने पढ़े हैं, अब गौर से सुनते जाओ। मैंने आपको बता दिया मिशन हमारी मंजिल है, मिशन जो विजन हमारी मंजिल है, मिशन जो हमारा मकसद है। क्या है? मकसद है। अगर हम लोग एक मंजिल हासिल करना चाह रहे हैं जन्नत, तो फिर हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर अल्लाह को खुश करना है। आप सीए करना चाह रहे हो तो आपका मकसद इधर आने का पढ़ना है। हाँ, अपने घरों को, कितने बच्चे लाहौर से बाहर के हैं? यानी कि लाहौर के तो फिर चुंगे में ही हैं। लाहौर के कितने हैं ये पूछना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट्स इट। सदके में आए हैं कुछ लाहौर के। सारे अपने घरों के आराम को छोड़ के आए हो। हॉस्टल्स में रह रहे हो या किसी रिश्तेदार के पास? हॉस्टल्स में कितने रह रहे हैं? हाँ, तकरीबन सारे। पहली दफ़ा रह रहे हो हॉस्टल्स में? कौन पहले भी हॉस्टल्स में रहते रहे हैं? अच्छा, कुछ रहते रहे हैं। मेजॉरिटी पहली दफ़ा रह रही है। घर के आराम से दूर हो, अम्मा के खाने से दूर हो, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे। हाँ, 3-3 4-4 बच्चे एक कमरे में सो रहे होंगे। कितना टफ है यार। और ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर आप लोगों ने अपने मिशन को इग्नोर कर दिया तो फिर कुछ हो सकता है? मंजिल नहीं मिलती बच्चे। ठीक है ना? ये इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद अगर आपने अपने मिशन को भूल लिया है ना, ये इतना कुछ आप क्यों कर रहे हो? या आपका मिशन ये थोड़ी था ये मुश्किलें सहना। आपका मिशन था पढ़ना ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ।
हाँ, गोल अचीव कर जाओ। दैट वॉज योर रियल थिंग। मिशन पूरा करोगे तो विजन अचीव होगा। उसको फिर आपने ब्रेक डाउन किया, मैं पीआरसी इस वक्त तक कर लूंगा, ये कर लूंगा, फिर यहां तक कैफ कर लूंगा, फिर ये वाली जगह पे मैं अपने आर्टिकल्स करूंगा, फिर मैं अपना ये करूंगा, फिर मैं एमएसए करूंगा और मेरा हो जाएगा क्वालिफाई। ये गोल्स आपने तय किए, ये आपके ब्रेक डाउन किए हुए संगे मील हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स हैं। क्या है? गोल्स को आपने मजीद ब्रेक डाउन किया है, उनको स्पेसिफिक बनाया, मेजरेबल बनाया, अग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब याद रखना, कराची जाने के कई रास्ते और कई तरीके हैं। कराची पहुंचना है ना, आपका विजन था, विजन यही था ना, कराची पहुंचना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मकसद लिहाजा आपका यही है। अब अपने मिशन को, यानी कि अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको अपना मकसद पूरा करना है। मकसद को पाने के लिए आपके कई तरह के संगे मील हैं, ये हैं। इनको पूरा करने के कई तरह के तरीके हैं। मैंने अपना वजन कम करना है ना, मैंने अपने मसल्स बढ़ाने हैं, मैं जिम भी जा सकता हूं, अपने घर में भी कर सकता हूं, इक्विपमेंट खरीद के, ट्रेनर भी हायर कर सकता हूं, खुद से भी सीख के कर सकता हूं। समझ गए हो? कई तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। क्या है? स्ट्रैटेजीज आपके रास्ते होते हैं। क्या होते हैं? आप यहां से रास्ते को हटाओ, यहां पे आप लिख लो मकसद। क्या लिखो? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मकसद। अब स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप लिखो रास्ता है आपका, तरीके हैं। क्या है? गौर से सुनते जाओ। कई तरह के आपके रास्ते हैं, कई तरह के तरीके हैं, बल्कि इसको हम रास्ते ही कहेंगे, स्ट्रैटेजीज। आप तय करते हो कि मैंने कराची जाना है तो मैंने जहाज से जाना है या मैंने ट्रेन से जाना है, किस रास्ते से जाना है, जीटी रोड से जाना है, मोटरवे से जाना है, यह आपका रास्ता है। अब टैक्टिक्स के अंदर आपके हरबे आते हैं। क्या आते हैं? मुख्तलिफ के हरबे। आप अपने रास्ते पे मजीद बेहतर अंदाज में चलना चाह रहे हो। आप पहले आपने ट्रेन ली, आपने यहाँ से ट्रेन लेके आप मुल्तान तक पहुँचे। आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो कराची पहुँचते पहुँचते मैंने कराची जाके मीटिंग करनी है। क्या करनी है? मैं तो रह जाऊँगा, बेहतर यह है कि मैं अपनी ट्रेन की क्लास को चेंज करवाऊँ, एसी क्लास में चला जाऊँ। किस में चला जाऊँ? हाँ, मैं वो इकोनॉमी में जा रहा था, ये मेरे से गलती हो गई है। आप अपना टैक्टिक चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो? हाँ, हरबे चेंज कर रहे हो। फिर आप कहते हो कि वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे आके ना वो ट्रेन का कोई मसला पड़ गया तो वो डिले हो जाएगी। आपने तो कल तक पहुँचना था, तो आपने स्ट्रैटेजी जो चुनी थी उसके अंदर आप चेंज लगे। टैक्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म आपके तरीके होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म तरीका होता है। लॉन्ग टर्म तरीका यह है कि मैंने ट्रेन से जाना है, इस जीटी रोड से जाना है, यहां से, यह आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। टैक्टिक्स हैं उस रास्ते के ऊपर आने वाले कई तरह के मसले मसाइल को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो शॉर्ट टर्म के अंदर। स्ट्रैटेजीज कई दफा 4-5 साल की बनती हैं, टैक्टिक्स 1-2 साल के बनते हैं, 1-2 साल के। और ऑपरेशनल एम्स ये दिन दिन के बनते हैं, रोजाना के। आपका विजन था कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सीए का कॉलेज बनना चाहते हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीए, ये आपका विजन था। उसका मिशन पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक कॉलेज खोलना पड़ेगा और सीए की पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सीए नहीं पढ़ाओगे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दोगे, क्या आप अपना विजन पूरा कर सकते हो? नहीं। फिर उसके लिए हम लोगों ने अपने गोल्स तय किए। भाई सबसे बड़ा कॉलेज बनने के लिए हम लोगों ने, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉलेज बनना है, हम लोगों ने जनरली कह दिया अपने विजन को देखते हुए। किसको देखते हुए? हम लोग गोल को, विजन को देखते हुए तय करते हैं। हम कहते हैं जी हम लोग सबसे बड़ा कॉलेज बनना चाहते हैं सीए का पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आपने गोल तय कर दिया, लेकिन अब इसको स्पेसिफिक करो। क्या करो? मेजरेबल करो। हम लोग सीए की पढ़ाई पढ़ाएंगे, आई कैप की, हम लोग इतनी ब्रांचेस खोलेंगे, ये करेंगे, मेजरेबल हो गया, अग्रीड अपॉन है। अपने टीचर्स के साथ, अपनी टीम के साथ इसको डिस्कस करो। सारे तैयार हो करने के लिए? तैयार है करने के लिए। रियलिस्टिक रहो, देखो कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे बड़े कॉलेजेस हैं इनको कितने साल लगे हैं बनने में और उन्होंने किस तरीके से किया। पैक है, राइज है, कितना अरसा लगा इनको बनने में। ठीक है, स्कैन्स है, तो हम तो बाय चांस हिंसारों से ही होके आए हुए हैं। ठीक है ना, हमारे जो सीईओ साहब हैं वो पैक के अंदर थे, स्कैन्स के मेजर पार्टनर थे, राइज को असल बनाने वाले थे और अब क्रिसेंट को बनाने वाले। तो हम तो इन सारों को बना के आए हैं, तो हमें इसका एक्सपीरियंस है। रियलिस्टिकली वी नो exactly how long it takes to become one of the largest places in the world in this industry. ठीक है ना, ये जो इंडस्ट्री एजुकेशन की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो वी नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट टेक्स। क्या क्या हम लोग करेंगे, तो हम उसको ब्रेक डाउन करें, ऑब्जेक्टिव्स बनाए। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हम लोगों ने देखा कि यार हालात चेंज होना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि अगर हम लोगों ने
फिजिकली ग्रो करना है, क्या करना है, फिजिकली ग्रो करना है, तो हम लोगों ने कम से कम 50 ब्रांचेस बनानी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 50 ब्रांचेस बनानी है पाकिस्तान के अंदर। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने तय कर लिए ना, सारा कुछ तय किया, और स्ट्रैटेजीज भी तय कर ली। अगले 5 साल में क्या कह रहे हैं हम, अगले 5 साल में सबसे पहले हम पंजाब के अंदर छाएंगे। ये हमने अपनी स्ट्रैटेजी तय की अगले 5 साल की। विजन तो हो सकता है अगले 20 सालों का हो, विजन बहुत अल्टीमेट वाली मंजिल है हमारी। स्ट्रैटेजी हमारी 4 से 5 साल लॉन्ग टर्म प्लान है। क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म इज एनीथिंग ओवर 1 ईयर, लेकिन जिस वक्त हम बिजनेस की दुनिया की बात करते हैं 3, 4, 5 साल की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग में एनीथिंग ओवर 1 ईयर इज लॉन्ग टर्म, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उससे ज़्यादा 3, 4, 5 साल। अब हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं कि यार हम लोग सबसे पहले पंजाब के अंदर जो है ना छाएंगे। ये स्ट्रैटेजी हमने बना ली। किस तरह छाएंगे, इतनी ब्रांचेस बनाएंगे, 30 ब्रांचेस बनाएंगे, इन शहरों में बनाएंगे। अब टैक्टिक्स आप तय करोगे, क्या करोगे, आपने प्लान तय कर लिया, अगले 3 से 5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर आप 30 ब्रांचेस बनाओगे। टैक्टिक्स ये है कि पहले साल किन वाले शहरों में बनाओगे और कितनी बनाओगे, समझ गए हो टैक्टिक्स। अब टैक्टिक्स आपके और भी शॉर्ट टर्म है। और ऑपरेशनल प्लान्स क्या है, ऑपरेशनल प्लान्स ये हैं कि रोजाना के एतबार से हमारी ब्रांचेस में क्या क्या काम होंगे। आप सीए का सबसे अच्छा कॉलेज बनना चाहते हो ना, तो रोजाना के एतबार से क्या क्या एक्टिविटीज आपके कॉलेज में होनी चाहिए। क्लासेस होनी चाहिए, टेस्ट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, फलाने रिव्यूज़ होना चाहिए, ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनको सर्कुलेट करना चाहिए, नए वाले हायर करने चाहिए, पुराने वालों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको। ये सारे आपके ऑपरेशंस हैं। क्या है, ऑपरेशंस। उनके प्लान्स रोजाना की बेसिस के ऊपर बनते हैं, रोजाना के लिए होते हैं। तो अब आप लोगों को मैं समझाने लगा हूं दोबारा। गो विजन आपकी अल्टीमेट मंजिल, मकसद, ये मिशन आपका मकसद, ठीक है, जिससे आप अपनी मंजिल को हासिल कर लो। गोल्स आपके ओवरऑल एम्स हैं। क्या है, जो आप विजन को देख के बनाते हो, विजन के मुताबिक होने चाहिए ओवरऑल एम्स। फिर उन ओवरऑल एम्स को आप स्पेसिफिक करो। क्या करो, स्पेसिफिक करो। ये स्मार्ट बनाओ, स्पेसिफिक, मेजरेबल। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। गोल्स को जिस वक्त आप ब्रेक डाउन करते हो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रेटजीज आपका लॉन्ग टर्म प्लान है। क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान है टू अचीव योर विजन। टैक्टिक्स, उसको भी मजीद आप ब्रेक डाउन करते हो, 3 से 5 सालों को मजीद ब्रेक डाउन करके 1 से 2 सालों पे लेके आओ। ये मैंने आपको मिसाल से समझा दी है। 3 से 5 सालों में हम पंजाब में छाएंगे, तो पहले 1 से 2 साल किन शहरों के अंदर हम लोगों ने करना है फोकस। लाहौर में करें, फैसलाबाद में करें, फिर उससे अगले 2 साल मुल्तान में करो, भावलपुर में करो, ठीक है ना, ये हम लोग करेंगे। तो ये टैक्टिक्स हैं। और ऑपरेशंस रोजाना के एतबार की चीज है। तो ये लॉन्ग टर्म, ये मिड टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ठीक है जी। ये आपके सारे के सारे टर्म्स हो गए। प्लान्स एंड एम्स को आप भूल जाओ, दिस इज अ वेरी जनरल थिंग। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चों। इससे अगली चीज क्या है, नहीं ये छोड़ दो, आगे चलो। एग्जाम्पल्स भी छोड़ देना अगर होंगी तो, एग्जाम्पल सारी छोड़ दो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, देखो सारी एग्जाम्पल्स छोड़ दो। एग्जाम्पल्स मैं आपको अपनी देता गया हूं। हाँ जी, क्या है अब आगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आपने अपना बिजनेस बनाने का इरादा कर लिया, आपने चुना मुझे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। आपने बिजनेस का विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, ऑपरेशंस सब कुछ तय कर लिया तय। अब आपने अपना बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए, बल्कि सिर्फ बिजनेस नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, आपको एक्टिविटीज करनी है ना। क्या करनी है, तो आपको कुछ फैक्टर्स की जरूरत है। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, हाँ, चाहे वो आप प्रोडक्शन या वो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, चाहे वो सिर्फ एक्टिविटी की नीयत से कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। ये 4 चीजें आपको लाजमन चाहिए हैं। और मॉडर्न राइटर्स के मुताबिक 5 चीजें चाहिए हैं। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपने कहना है 4 हैं। कितने हैं, हाँ। अगर वो आपसे ये पूछेंगे मॉडर्न राइटर्स क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एक वो कहते हैं कि 5वां भी है। वो क्या 4 चीजें हैं, आपने डिसाइड कर लिया जी सारे मिशन विजन अपने। अब आओगे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। काम करने के लिए इन 4 चीजों के बगैर बच्चों काम नहीं होता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो 4 चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखी है इधर, नेचुरल
रिसोर्सेज, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी इसके बगैर नहीं हो सकती। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो, स्पेशली बिजनेस करना चाह रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर इट इज नॉट पॉसिबल। पानी, हवा, जमीन या उससे निकलने वाली चीजें आपको चाहिए होंगी। आप कहोगे सर मैं तो अपने घर में बैठ के ना अकाउंटेंसी की सर्विसेज इंटरनेट पे बेचा करूंगा, मैं तो बिल्डिंग भी नहीं लूंगा। तो घर क्या है? लैंड पे बना है। आप कोई हवाई मखलूक नहीं हो। हवाई मखलूक भी हो तो हवा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है भाई। नेचर जो है वो आपसे जान नहीं छुड़ा सकते। यू आर वर्किंग इन दिस एनवायरमेंट। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और कुछ बिजनेस के लिए स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को आज के दौर के अंदर तो चलो वो कुछ हद तक है, लेकिन एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट अ पीस ऑफ लैंड। आप नहीं कर सकते उसको। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर हम लोग एक्वा कल्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पानी तो इस्तेमाल हो रहा है ना, और वो पानी किधर रखा है? लैंड पे। तो लैंड तो तकरीबन 100% इस्तेमाल होगा ही होगा। उसके अलावा भी कई तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो सकते हैं जो नेचर से आते हैं। आप हवा से बिजली बना रहे हो, वो विंड टर्बाइंस लगा रहे हो, हवा भी इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ लैंड नहीं हो रहा। आप डैम से बिजली बना रहे हो, पानी भी इस्तेमाल हो रहा है लैंड के अलावा। ठीक है जी। हाँ, सोलर कर रहे हो तो आपकी लाइट जो नेचुरल लाइट है वो भी इस्तेमाल हो रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आप जान नहीं छुड़ा सकते। अब इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, कुदरत से आया है, ठीक है ना, नेचर से आया है। लेकिन इंसान एक ऐसा स्पेशल रिसोर्स है। मैं आपको पहले बता दूं ये चीज़, इंसान का ताल्लुक, चाहे आपका डार्विन की जो मर्जी थेरी कहती रहे, डार्विन की थेरी भी जो है ना वो आपके निएंडरथल से लेके जो होमोसेपियंस हैं उसके दरमियान में कहता है एक ब्रेक आया है। क्या कहता है? और वो उसको आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सका, नहीं कर सका उसको एक्सप्लेन वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि हमारा दीन में हमें ये बताता है कि पहले जिन्नात यहाँ पे इंसानों की तरह रहते थे, और उसका उन्होंने हुलिया भी बताया हुआ है कि क्या था। वो निएंडरथल्स के जिस तरह के माथे थे और सारा कुछ था, वो पूरा उन्हीं का हुलिया है जो जिन्नात का था। तो वो उनके फॉसिल्स को देखते रहे हमारी बिला से, उसके बाद वो कहते हैं एकदम से होमोसेपियंस आ गए। तो ये तो अपने ही कॉन्सेप्ट के खिलाफ चला गया एवोल्यूशन के। एवोल्यूशन तो ग्रेजुअली होती है, तो वो ग्रेजुअली तो नहीं था, वो तो एकदम वो कहता जी उसका फॉसिल अभी तक मिले नहीं, वो मिलेंगे भी नहीं। उसकी बात यह है कि वो बेसिकली एक नेचुरल ब्रेक था। इंसान इस दुनिया की मखलूक नहीं है, ये हम लोग हैं ही बाहर, हम जन्नत के हैं। जन्नत जो है ना उसकी नेचर हमारे अंदर है। कोई भी आपको इंसान ऐसा नहीं मिलेगा इधर, कोई भी इंसान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपने हवारियों से, हवारी कहते थे साथी, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे इस तरह उनके हवारी थे। उनसे पूछा कि भाई, वो एक नदी आई रास्ते में और आराम से हज़रत ईसा जो है ना उसके भाई चल के चले गए, और वो परेशान हो गए। वो कहते हैं ये क्या, हम लोग इधर से जाएं, वो कभी इधर से रास्ता, वो बड़ा लंबा रूट लेके वहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने कहा जी आप सीधा ही चले गए। हम लोग कहे तुम भी चाहते हो इस तरह चलना? है, चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों के इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए, जितने भी तुम लोगों से इस वक्त जो तुम्हारे दुनियावी हालात हैं, चाहते हो कि वो बेहतर हो जाए? हम चाहते हैं। मैं नहीं चाहता, ये मेरी दुनिया है ही नहीं, मेरी जगह है ही नहीं, ये मेरा घर है ही नहीं। मेरी इससे इतनी ला ताल्लुकी है कि दुनिया भी जो है मेरे से ला ताल्लुक है। वो भी फिर अपने असूल मेरे अपनी इंप्लीमेंट करती। पानी मुझे डुबोता नहीं है, ज़मीन मुझे हजम नहीं करती, ठीक है ना, क्योंकि मैं इससे ला ताल्लुक हूँ फुल टाइम। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मेरे से कुछ नहीं चाहिए। तो भाई बात ये है कि हम लोग तो इधर की मखलूक ही नहीं है। हमारी नेचर में एप्रिसिएशन है। क्या है? जन्नत की नेचर में है दिन ब दिन बढ़ते चले जाना। हाँ, एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की होती चली जाए। आपको अगर आज दिल चाह रहा है ना कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं आपको गारंटी कह सकता हूं, अपने अकाउंट से आपको 1 करोड़ निकाल के दे दूंगा, आपको थोड़ी दिन के बाद दिल चाहेगा ये बढ़ जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उस पर टिको। हमारे, मैं नाम नहीं लेता किसी का, दिल दुख जाए कोई, कभी कभार बड़े हार्ड फैंस होते हैं इधर, जो हमारे कई पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, वाह किस्म के अमीर, चैन नहीं आ रहा उनको अभी भी। आ रहा है? नहीं आ रहा यार। मैं इसमें बिला कोई तफरुक सारों की बात कर रहा हूं, इल्ला माशाल्लाह, हो सकता है कोई हो बीच में अल्लाह लोग, लेकिन अमूमी तौर पे वो कहते हैं हल मिन मजीद, आन दो, ठीक है ना। बल्कि आन दो नहीं, वो कहते हैं आओ आओ, जो नहीं भी हारा आ जाओ। वो इतनी अजीब है, कब्र के अंदर उनकी दोनों टांगे हैं, हाँ, लेकिन चैन नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी फितरत में है बढ़ना। क्या है? और ये दुनिया की फितरत नहीं है बच्चों। दुनिया की फितरत में है घटना, डिप्रिसिएशन।
खत्म होती है दुनिया विद एवरी सिंगल पासिंग डे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक डॉक्टर की मैंने बात सुनी एंड इट वाज वो गोल्डन वर्ड्स। उसने कहा द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग मेक्स यू डाई। क्या कहता है? द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग मेक्स यू डाई। वो सारी हरकत जो आप जिंदा रहने के लिए करते हो ना, असल में उसी में मौत का सामान है। आप जो सांस खींचते हो ना, इसमें ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? और ये ऑक्सीजन आपको सांस जो आपके बहाल करता है, लेकिन साथ साथ आपके सारे के सारे जिस्म को गलाता है। क्या करता है? हाँ, ऑक्सीजन आपके जिस्म को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है गला सड़ा देता है। सेब को काट के रखो ना, उस सेब में होता है बेसिकली फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। वो जिस तरह गलता सड़ता है ना, उसी तरह इंसान भी बेचारा अंदर से गलता सड़ता है। सांस के बगैर जिंदा रह सकते हो, सांस लेके भी मरते हो। याद रखो, द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग, ये दुनिया की नेचर है। हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। सेम गोज फॉर ईटिंग। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हो? नहीं, ज्यादा अरसा नहीं खाओगे, खत्म। लेकिन द वेरी एक्ट ऑफ ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग इट in order to extract energy oxidizes your body। सारी तरह के वो काम होते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है ना कम होती चली जा रही है दिन ब दिन। वरना होना तो ये चाहिए था कि हम मटेरियल इनपुट करते चले जा रहे हैं और वर्कआउट करते चले जा रहे हैं, तो दिन ब दिन बुढ़ापे के नजदीक हमें सबसे मजबूत होना चाहिए था। ऐसा ही है ना, हम उतने कमजोर होते चले जाते। तो द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग मेक्स यू डाई, रिमेंबर दैट। हम यहां के हैं नहीं, हमारी फितरत ही यहां की नहीं है, हमारी फितरत ही जन्नत के ऊपर बनी हुई है। लिहाजा दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन हॉल। इसलिए हम लोग जो अगला रिसोर्स है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज से अलहदा कर देते हैं। हम उसको कहते हैं ये है ह्यूमन रिसोर्स। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। इंसान हमें दो वजूहात से चाहिए, उनकी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से और उनकी मेंटल एबिलिटीज की वजह से। ह्यूमन रिसोर्स, इस चीज को जहन में बांध लो। उससे अगली चीज उन्होंने लिखी हुई है कैपिटल। क्या लिखा है? कैपिटल का इंग्लिश के और मतलब है, बिजनेस की दुनिया के और मतलब है, अकाउंटिंग की दुनिया के और मतलब है, लॉ की दुनिया के और मतलब है। कैपिटल इंग्लिश जुबान के अंदर हम लोग किसी जगह के दारुल खिलाफा को भी कह सकते हैं। कैपिटल हम लोग किसी मेजर चीज को भी कह सकते हैं। बिजनेस की दुनिया के अंदर हम लोग, अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर हम लोग कैपिटल उस पैसे को कहते हैं जो कि ओनर का होता है, और बिजनेस की दुनिया में हम लोग कैपिटल उस पैसे को भी कहते हैं जो ओनर का होता है, और उससे वो चीजें जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं। क्या हैं? जो हम खरीद के बिजनेस चलाते हैं, उन चीजों को भी कैपिटल कहते हैं, सिर्फ पैसे को नहीं। बिजनेस की, हम तो बिजनेस की दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस की दुनिया में हम उस पैसे को भी कैपिटल कहते हैं जो ओनर ने दिया है, और उन चीजों को भी कैपिटल कहते हैं, उन मैन मेड रिसोर्सेज को। जिस तरह बिल्डिंग है, जिस तरह प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है ना, मशीनरी है, जो आपने खरीदी है अपना बिजनेस चलाने के लिए, उसको भी हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। चाहे आप चैरिटी के तौर पे ऑपरेशंस करना चाह रहे हो, फिर भी आपको इक्विपमेंट की जरूरत है। सर मुझे 2 मिनट चाहिए बस। चाहे आप बिजनेस चलाने के लिए ऑपरेशंस करना चाह रहे हो, तब भी आपको कैपिटल चाहिए है। और आखिरी चीज है बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप। इसका दूसरा नाम आप लीडरशिप भी कह सकते हो। याद रखना, तारीख इस चीज की गवाह है कि पहले 10 साल यूएसएसआर और फिर बाद में 20 साल अमेरिका हमारे हमसाये के पास आके खूब जलील हुआ, हल्का फुल्का नहीं। हाँ, यूएसएसआर के पास इतने ढेर नेचुरल रिसोर्सेज थे और आज भी हैं। यूएसएसआर आज का रशिया है, लेकिन पहले ये सिर्फ रशिया नहीं होता है। रशिया और सारे ये जो तान तून है ना, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है जी, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सारे के सारे एक मुल्क था यूएसएसआर। और इतनी बड़ी बला था कि इसके बारे में ये जुर्रत भी नहीं कर सकते थे अमेरिकी कि हम इसके खिलाफ कभी खड़े होंगे। हाँ, वो पूरा एरा जिसके अंदर ये दो भूत एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे ना, अमेरिका और यूएसएसआर, इसको कहते थे द कोल्ड वॉर एरा। क्या कहते थे? ये इतने बड़े थे कि एक दूसरे के साथ लड़ने से भी डरते थे कि अगर लड़ाई छिड़ गई तो पता नहीं क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये वर्ल्ड वॉर 2 अभी करके आए थे, इसलिए इनको पता था कि यार बड़ा भयानक किस्म का रिजल्ट आना है, क्योंकि अब हम इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और यूएसएसआर हमेशा से इन चीज़ों में उससे आगे रहा है।
अमेरिका से। तो अफगानी बेचारे क्या थे? तो कुछ भी नहीं थे। जो तालिबान थे, तालिबान बेसिकली पाकिस्तान के मदरसों के स्टूडेंट थे, 70-80 हज़ार स्टूडेंट। क्लैशनकोफ के पास मुश्किल से, वो भी उस वक्त चाइना से हमने खरीदी थी। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम उनसे फारिग, ह्यूमन रिसोर्स में हम उनसे बहुत थोड़े। उनके पास करोड़ सवा करोड़ की फौज थी यूएसएसआर के पास। यस, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन हिस्ट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल इक्विपमेंट्स, अमीर तरीन और इक्विपमेंट वाइज इंतहा के आला, कमाल की इक्विपमेंट थी, हर लिहाज से तो आगे थे। अगर नहीं था तो वो ये नहीं था। वो जो इंसान थे ना, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स वो थे तो बहुत ज्यादा, लेकिन मेंटल और फिजिकल उनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं थी। और जो लीडरशिप थी ना, वो इन तीनों, हाँ, यूएसएसआर के जो कमांडोज थे, जो स्पेट्सनाज थी, वो बहुत मशहूर थी फिजिकल टफनेस के लिहाज से, बहुत मशहूर। इनके जो नेवी सील्स हैं वो कोई मजाक नहीं है, यूएस के कमाल के लोग हैं, लेकिन ये चीज में फेल थे। 10 साल वो पिटे, वो 10 साल में हार मान गए। इन बेचारों को शर्मिंदगी इतनी शदीद थी, बड़े अरसे तक इन्होंने निकलने की कोशिश की, 20 साल पिट के गए शदीद तरीके से। इनको बचाने वाला भी कोई नहीं था। उसको बचाने के लिए यूएस से खुद आया। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी मीडिया में हम जिल्लत नहीं होने देंगे, मीडिया हमारा है, बस तू ये मान जा कि हम अब वर्ल्ड पावर हैं। हम मान गए, हमें जलील नहीं होने देना। हाँ, नहीं होने देंगे। इनको बचाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बेचारे जलील हो गए। ठीक है ना? तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मैटर अ लॉट। लीडर डिटरमिन करेगा कि ये सारी चीजें किस तरह से यूज होती हैं। एंटरप्रेन्योर हर को नहीं बन पाता, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके लिए जुर्रत चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? यस, कि मैंने ये रिसोर्सेज अपने प्लान के मुताबिक किस तरह से डिप्लॉय करने हैं। तो ये 4 चीजें अगर ना हुई तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि इन 4 चीजों के अलावा एक और चीज है, वो है नॉलेज। क्या है? मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि इंफॉर्मेशन या, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पुराने वाले पता है क्या कहते थे? पुराने वाले कहते थे कि नहीं नहीं, ये जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये ह्यूमन रिसोर्स ही तो आती है, वही तो, उसी के पास तो दिमाग है, उसी के पास तो इल्म है। लेकिन मॉडर्न वाले कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। लर्निंग भी तो एक चीज है। क्या है? हाँ, लर्निंग भी तो एक चीज है। इंसान आपने इंटेलिजेंट हायर कर लिया, उसका मतलब ये नहीं उनके पास सारा इल्म है। हाँ, इल्म सीखना पड़ेगा। इल्म इज आउट देयर। आपको अगर सीखा नहीं आपने और उसको सीख के सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया या करवाया तो कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इंफॉर्मेशन, मॉडर्न राइटर्स कहते हैं कि आपका 5वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। दैट इज इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह बाकी का जो वॉक थ्रू है सिर्फ स्टेक होल्डर्स का रह गया, मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में कराऊंगा। इसकी आप लोग लाजमन पिक्चर ले लें, मैं यहीं से कंटिन्यू करवाऊंगा आखिरी वाला वॉक थ्रू का माइलस्टोन। जज़ाकमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।